अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर न्यूट्रॉन की दरियाफ्त यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब आज का हम लोगों का टॉपिक है जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो उसके बारे में हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से पहले आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इस स्टोरी में है क्या। देखें, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर स्टोरी में ये है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम रदरफोर्ड था। उसने एक गोल्ड का एक छोटा सा पेज लिया। ये गोल्ड का वो पेज है। अब ये गोल्ड जो है ये किससे मिलके बना हुआ है? ज़ाहिर है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ये आपको नज़र आ गए होंगे, जिन्हें एटम कहते हैं। प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ गया। जब इस छोटा सा पेज था, उसको जब हम लोगों ने जूम किया, यहाँ पे हम इसको जूम कर रहे हैं, जब हम लोगों ने उस पेज को थोड़ा जूम किया तो वो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई दिया। यही चारों एटम जो हैं, ये थोड़े अब जूम करके मैंने दिखाए, वो उसने ऐसे रख लिए। उसके बाद फिर उसने दूसरी तरफ अल्फ़ा पार्टिकल्स को रखा। अल्फ़ा पार्टिकल्स का दूसरा नाम हीलियम होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर डबल प्लस चार्ज होता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स की बरसात की इस गोल्ड के पेज के ऊपर। तो देखने में ये आया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो एटम के अंदर से सीधा गुजर गए, जैसा कि ये दिखाया हुआ है। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधा गुजर गए। कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस से टकराए और टकराने के बाद वापस आ गए। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस के करीब से जब गुजर रहे थे, तो न्यूक्लियस के जब वो करीब आए तो करीब आने के बाद वो नीचे की तरफ बेंड हो गए, यानी नीचे की तरफ झुक गए। वो फ़ौरन नहीं झुक के, बल्कि बहुत बड़े जाविये पे थोड़ी देर के बाद ऐसे जाके नीचे उनका झुकाव हुआ है, यानी कि बड़ा जाविया बना है। यहाँ पे जो जाविया बना, वो थोड़ा सा जो एंगल बना वो बड़ा जाविया था, बड़े एंगल के ऊपर झुके हैं, फ़ौरन 90 पे नहीं झुक गए। तो हम लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर तीन चीज़ें सीखी हैं, वो आपको समझ आ गई होंगी। कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखी है वो ये है कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के अंदर से गुजरे हैं। इसका मतलब कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा फिर खाली होता है। इसी वजह से देखें ना, ये सारा हिस्सा खाली है, सारा हिस्सा खाली है। इसी वजह से ज़्यादातर जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, इसी वजह से वो ज़्यादातर सीधा गुजर गए। कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस से टकराए और वापस चले गए। इससे ये बात साबित होती है सिर्फ थोड़े से ऐसे थे जो वापस गए हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस फिर थोड़ी सी जगह घेरता होगा एटम में। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस बड़ा सख्त होता होगा, हार्ड होता होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद उससे वापस चले गए। फिर हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक जैसे दोनों चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। इसी वजह से ये चार्ज जब यहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है, यहाँ से भी मैं नीचे नहीं किया, तो यहाँ भी इसी तरह ही होना था। मतलब कुछ पार्टिकल जो यहाँ न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहे थे, तो सिंपल न्यूक्लियस के करीब आ गए, वो नीचे की तरफ झुक गए। क्यों झुके? इस वजह से न्यूक्लियस पे भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और इनके ऊपर भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया और ये नीचे की तरफ झुक गए। इससे ये साबित होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव है, और इन पे भी चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। इसी वजह से पॉजिटिव ने पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिपेल किया और वो नीचे की तरफ झुक गए। तो आई होप आपको ये तीनों स्टोरी समझ आ गई होगी। तीन ही चीज़ें हैं। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के अंदर से सीधा गुजर गए। इससे साबित होता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली। दूसरी बात, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो न्यूक्लियस से टकरा के वापस चले गए। इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और सख्त होता है। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस के करीब आके नीचे की तरफ झुक गए। इससे साबित होता है कि न्यूक्लियस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इन पार्टिकल्स पे भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, इस वजह से वो नीचे की तरफ झुक गए। तो लिहाजा अब हम यहाँ से रीडिंग करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले बोर्ड के अंदर ये यहाँ से कुछ नहीं करना। आपको जब भी आता है इसमें से एक शॉर्ट आता है, ठीक है, और बाकी एक दो शॉर्ट और है, और लॉन्ग आता है। आपसे जब भी वो पूछता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के आगे, यानी कि पास्टुलेट्स पूछता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो उसने अपने मफरूज़े पेश किए ना, वो क्या है, ये 4-5 लाइनें यहाँ से नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उर्दू मीडियम वालों को भी रीड करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वालों को। सबसे पहले आपसे ये 2 नंबर का पूछता है कि रदरफोर्ड के अपने तजर्बात के मुशाहदात बताएं। पहला, तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्के में से बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे गुजर गए। जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया और वो सीधा ही गुजर गए। दूसरा, कहता है 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले थे। जब शुरू में यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले थे यहाँ से, तो वो 20,000 थे।
कहता है 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ चंद का झुकाव बहुत बड़े जाविये पे हुआ, यानी चंद ऐसे पार्टिकल्स थे जो सिर्फ नीचे की तरफ झुके हैं, थोड़े से ही ऐसे थे। और वो कहता है बहुत कम पार्टिकल्स सोने के वर्क से टकरा कर वापस आए, और थोड़े से वो कह रहा है बिल्कुल ऐसे थे जो टकरा के वापस आ गए, और चंद ऐसे जो नीचे की तरफ झुक गए। 20,000 में से चंद ऐसे थे जो नीचे झुके, बड़े जाविये पे झुके, कुछ ऐसे थे जो वापस चले गए, ज़्यादातर सीधा गुजर गए। अगर आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आए, वो आपसे पूछ सकता है जी रदरफोर्ड ने अपने तजर्बात में कौन से मुशाहदात पेश किए, ये 2 पॉइंट लिख देने बस। अब लॉन्ग तजर्बात के नताइज पूछता है आपसे, जब भी लॉन्ग आता है आपसे वो पूछता है रदरफोर्ड के जो तजर्बे के नताइज हैं वो आप बता दें। पहला नतीजा, बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर किसी झुकाव के गुजर गए, यानी सीधा गुजर गए ना, झुके नहीं। इससे ये बात साबित होती है कि एटम का ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो खाली है, यानी जो जगह है वो खाली है। चंद अल्फ़ा पार्टिकल का झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स का झुकाव ये साबित कर रहा है, यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स वो कह रहा है नीचे की तरफ झुके हैं। क्यों झुके हैं? क्योंकि ऊपर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को नीचे की तरफ झुकने पे मजबूर कर दिया। इससे पता चल गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज था जिसने इसको रिपेल कर दिया। उसके बाद वो कहता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स का मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ना ये जाहिर करता है कि न्यूक्लियस बहुत ही सख्त है। ज़ाहिर है सख्त चीज़ से टकरा के बंदा वापस आता है ना, जैसे देखें ना ये न्यूक्लियस है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराए और टकराने के बाद वापस आ गए, इससे पता चला कि ये चीज़ सख्त थी। देखें ना आप दीवार के साथ सीधा टकराते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब दीवार तो नहीं गिरेगी ऑब्वियसली, आप भी टकरा के वापस आएंगे ना। तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि न्यूक्लियस से जब आप टकराएंगे तो टकराने के बाद वापस आएंगे। क्यों? न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा सख्त होता है। फिर उसने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि सिर्फ थोड़े से ही पार्टिकल्स थे जो वापस मुड़े थे, 20,000 में से थोड़े पार्टिकल्स थे जो वापस मुड़े थे। इससे ये बात पता चलती है कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है। यानी यहाँ पे वो देखे ना ये बता रहा है कि सिर्फ थोड़े से ही ऐसे थे जो वापस मुड़े हैं। इसका मतलब है कि ये कुल वॉल्यूम है एटम का, उसकी निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है, यहाँ पे ये कह रहा है आपको। फिर वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझ आ सके, आप वो सारे लेक्चर्स लें तरतीब से। एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर ना कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। यानी यहाँ पे देखें ना एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन, और बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, दोनों कैंसिल कर देंगे तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। उसके बाद वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल, 2 बुनियादी पार्टिकल और हैं, एक न्यूट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, वो कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये डेफिनेशन आती है न्यूक्लियॉन्स की। यहाँ पे वो आपको ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आगे बाहर, बाकी 2 चीज़ें बची प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो यहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहता उन दोनों का इकट्ठा नाम, उनको आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहोगे लेकिन उनका एक इकट्ठा नाम भी है, उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी कि वो दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, वो यहाँ मौजूद होते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी न्यूक्लियॉन्स की। इसमें आपको एक शॉर्ट आता है न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन पूछता है, या फिर आपसे वो ये पूछता है रदरफोर्ड के तजर्बात के मुशाहदात बता दें। ठीक है, वो आपसे ये भी पूछते हैं कि रदरफोर्ड के तजर्बात के जी मुशाहदात बता दें, वो भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर लॉन्ग आए तो फिर आपने ये सारे पॉइंट लिखने हैं। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों की रीडिंग करवा देता हूँ जी। इंग्लिश मीडियम वालों का सबसे पहले आप ये देख लें, उसने यही कहा हुआ है कि रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन बताएं, तकरीबन सारे पार्टिकल्स जो है ना पास थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है कि उस पेज में से, फॉयल का मतलब पेज में से वो गुजर जाते हैं, पास का मतलब गुजर जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, बगैर किसी झुकाव के, यानी कि वो झुकते नहीं हैं, बगैर किसी झुकाव के, यानी झुके नहीं हैं, ज़्यादातर सीधा ही गुजर गए हैं। फिर वो ये कह रहा है कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, यानी कि 20,000 पार्टिकल्स निकले थे, सिर्फ थोड़े से ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए हैं एट फेयरली लार्ज एंगल, एक बहुत बड़े जाविये पे। जैसा कि वो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ थोड़े से ही ऐसे थे जो बहुत बड़े जाविये पे डिफ्लेक्ट हुए, नीचे की तरफ झुके हैं। और वो ये कह रहा है कुछ ऐसे थे जो बोनस बैक दोबारा वापस गए हैं
ऑन हीटिंग, हीटिंग का मतलब टकरा के, गोल्ड फॉइल्ड यानी कि सोने के वर्के से टकरा के कुछ ऐसे थे जो वापस चले गए, कुछ ऐसे थे जिनका झुकाव नीचे की तरफ था, ज़्यादातर वो सीधा गुजर गए। अगर आपको 2 नंबर का शार्ट पूछता है कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन बता दें तो आपने ये 2 पॉइंट लिख देनी है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनको रीडिंग करवाई है, ठीक है। सबसे पहले रिजल्ट्स वो कहता है ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, पेज में से गुजर के अनडिफ्लेक्टेड, बगैर किसी झुकाव के। इससे ये बात साबित होती है जो ज़्यादातर एटम का हिस्सा, जो वॉल्यूम होता है एटम ने जो ज़्यादातर हिस्सा घेरा होता है वो एम्प्टी है, खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव डैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं ना, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि जो पार्टिकल नीचे की तरफ झुके हैं वो क्यों झुके हैं, क्योंकि एटम के दरमियान में भी एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, और वो जो दरमियान में पॉजिटिव चीज़ पड़ी हुई है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी समझाने की कोशिश कर रहा है कि एटम के दरमियान में भी कोई पॉजिटिव चीज़ पड़ी है, जब वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव से टकराई तो टकराने के बाद उन्होंने रिपेल किया और ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ झुक गए। उसके बाद वो कह रहा है द कंप्लीट रीबोनस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो डैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। कहता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो टकराने के बाद वापस चले गए थे, इससे साबित होता है न्यूक्लियस बहुत सख्त है और हार्ड है, ये पहले डिस्कस कर लिया। कहता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, नीचे की तरफ झुके, इससे ये बात साबित होती है जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। कहता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो नीचे की तरफ झुके, सिर्फ थोड़े से ही ऐसे थे, इससे ये बात साबित होती है कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एटम के साथ। देखें ना, सिंपल सी बात है, एटम का साइज़ इतना बड़ा, न्यूक्लियस का साइज़ छोटा सा है, तो अगर आप कंपेयर करो तो इसके मुकाबले में इसका साइज़ छोटा सा है, इसीलिए सिर्फ थोड़े से पार्टिकल ही जो इसके करीब से गुजरे वो नीचे की तरफ झुक गए थे। उसके बाद फिर वो ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर अराउंड यहाँ पे मूव करते हैं, घूमते हैं। फिर आपको ये कह रहा है एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। देयर फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो कहता है किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी अगर प्रोटॉन यहाँ पे 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। एंड पे उसने न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं जी न्यूक्लियॉन्स। जैसा कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ें रहेगी, 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको इकट्ठा नाम होता है न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इकट्ठा नाम होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये डेफिनेशन हो जाएगी न्यूक्लियॉन्स की। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन पूछता है, ये वाली 2 नंबर की। एक इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन लिखें, 2 नंबर की, एक ये वाली आपके आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ ऊपर से कुछ भी नहीं करना आपने। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रिजल्ट्स पूछता है एक्सपेरिमेंट के, 5 पूछता है, टोटल 7 दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई 5 कर लें या 6 कर लें, लेकिन ये न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन ज़रूर करनी है। तो सो गाइस यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली हम्बली रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ बनती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा फिर एक बार कि चैनल का लिंक जो है लास्ट में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, आगे से आगे उनको बताएं कि यहाँ से आप लेक्चर्स लें। 3-4 दिन हुआ है चैनल बने, तो आई होप कि इंशाल्लाह अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है ना हो जाएंगी और 60 ओवर 60 नंबर आराम से आप लोगों के आ जाएंगे। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह पतली गली से ना निकलें, और बाकी अपने कज़न्स को लिंक ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि वो लेक्चर्स लें और आगे शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।